खास पेशकश देश की राजनीति और उपलब्धि, आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देखा जाए तो साल 2023 जाते जाते कई यादों के साथ विदा हो रहा है। आज हम आपको बताएंगे देश की राजनीति में इस साल हुए उन ऐतिहासिक उपलब्धियों, बदलावों और घटनाओं के बारे में जिन्हें साल 2023 के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। यूं तो देश की राजनीति में कई घटनाएं, उपलब्धियां देखने को मिली हैं, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में बताएंगे जिन्होंने न सिर्फ देश बल्कि विदेश में हिंदुस्तान का डंका बजाया। लोगों के जहन पर हमेशा हमेशा के लिए जिन खबरों ने अपनी छाप छोड़ दी, ये रिपोर्ट देखिए। साल 2023 ने छोड़ी छाप, हुए कई काम। राजनीति से लेकर उपलब्धियां हुई नाम। चुनाव में किसी को मिली हार, किसी को विजय। तो कहीं चंद्रयान तो कहीं गगनयान हुआ फतेह। 2023 को देश में राजनीति में हुए कई बड़े बदलावों के लिए याद किया जाएगा। यूं तो नई संसद से लेकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे विक्रम लैंडर जैसी कई ऐतिहासिक उपलब्धियों ने साल 2023 को यादगार बना दिया है, लेकिन इससे इतर 2023 में हुई बड़ी राजनीतिक घटनाओं ने भी देश विदेश तक अपना ध्यान खींचा। चाहे बात राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत की हो या फिर बात कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की, इन मुद्दों ने भी जनता का ध्यान अपनी ओर खींचा। सबसे पहले बात करें तो हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत ने हर जुबान पर इसका जिक्र छेड़ दिया। भारी बहुमत से राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपनी प्रचंड जीत दर्ज की। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। राजस्थान चुनाव के नतीजे में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस 69 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा भारत आदिवासी पार्टी के खाते में 3 सीटें आई हैं। मायावती की बसपा को 2 सीटें, राष्ट्रीय लोक दल को और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1-1 सीट मिली, जबकि 8 निर्दलीय चुनाव में जीते। वहीं मध्य प्रदेश में पार्टी को 2/3 बहुमत मिला। 230 में से 160 से अधिक सीटें बीजेपी ने जीती। वहीं कांग्रेस 65 सीटों पर सिमट गई। इसके साथ ही बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। पार्टी ने राज्य विधानसभा की 90 सीटों में से 54 सीटें जीत ली, जबकि सबसे पुरानी पार्टी को 35 सीटें मिली। देखा जाए तो बीजेपी की इस जीत ने उसे न सिर्फ आत्मविश्वास से लबरेज कर दिया, बल्कि 2024 के विजन को भी क्लियर कर दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद भाजपा मुख्यालय से साफ कर दिया कि ये जीत तो 2023 का एक ट्रेलर है, जबकि 2024 की पूरी पिक्चर आना अभी बाकी है। मतदाता को उसका जीवन बेहतर करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप चाहिए, एक विश्वसनीयता चाहिए, एक भरोसा चाहिए। भारत का वोटर ये जानता है कि जब भारत आगे बढ़ता है तो राज्य आगे बढ़ता है, हर परिवार का जीवन बेहतर होता है। इसलिए वो बीजेपी को चुन रहा है, लगातार चुन रहा है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। बीजेपी के इस दमदार प्रदर्शन के हीरो पीएम मोदी को माना गया, क्योंकि जहां एक तरफ महागठबंधन था, वहीं दूसरी तरफ भाजपा
अकेले मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन परिणाम आने के बाद मोदी अकेले विपक्षियों पर भारी पड़ गए। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। वही बात अगर कांग्रेस की करें तो 5 राज्यों के इस चुनाव में कांग्रेस को महज एक राज्य तेलंगाना में जीत के साथ संतोष करना पड़ा था। लेकिन 2023 में हुए इन चुनावों में 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को जो पटकनी दी, वो कांग्रेस के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी, क्योंकि बीते काफी वक्त से कांग्रेस इस आत्मविश्वास में थी कि राजस्थान में जो रिवाज चलता आ रहा है वो टूटेगा और इस बार कांग्रेस दोबारा से सत्ता में आएगी। लेकिन बीजेपी के समीकरण के आगे कांग्रेस के लिए 2023 में जीत का सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह गया। चला चली की बेला है, कांग्रेस सरकार कुछ दिन का ही खेला है। चंद्रयान 3 के जरिए भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में नया इतिहास रचा। इस मिशन की सफलता के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना। वहीं चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। भारत से पहले अमेरिका, चीन और रूस ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कर पाए थे। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। इसके बाद चंद्रयान 3 ने अपनी यात्रा में 42 दिन का समय लगाया। इस यान के लैंडर मॉड्यूल विक्रम ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 के आसपास सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे चंद्रयान ने न सिर्फ देश का सीना चौड़ा कर दिया, बल्कि दूर विदेशों में बैठे दूसरे वैज्ञानिकों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर भारत ने ये उपलब्धि कैसे हासिल की, क्योंकि विक्रम लैंडर को दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंड करना था, जो आसान नहीं था। उसको बड़े अच्छे ढंग से लैंड करवाया गया। ये भारत के साथ साथ दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर दक्षिणी ध्रुव पर विक्रम लैंडर कैसे उतरा। दरअसल हम बार बार सॉफ्ट लैंडिंग शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये सॉफ्ट लैंडिंग इतनी भी आराम से नहीं हुई थी। विक्रम लैंडर 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चांद की सतह पर आकर बैठा था। अगर उसे छोड़ दिया जाता तो वह बहुत तेज रफ्तार से गिरता, जैसे चंद्रयान 2 का लैंडर चांद की सतह पर क्रैश कर गया था। लेकिन चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर इस तरह बनाया गया कि वह चांद की सतह पर जाकर मोहब्बत से बैठ जाए और बाद में वह बेंगलुरु स्थित कमांड सेंटर के साथ बातचीत कर सके। ये बहुत बड़ा और मुश्किल काम था। दुनिया में अब तक जितनी भी सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी, उनमें से 2 में से एक ही सॉफ्ट लैंडिंग सफल हुई है। इससे पहले भारत के चंद्रयान 2 का लैंडर क्रैश कर गया था, लेकिन इसके बाद चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर का चांद पर उतर जाना एक बड़ी उपलब्धि थी। भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी के जनक विक्रम साराभाई के नाम पर दिया गया था। चांद की सतह पर उतरने से पहले विक्रम लैंडर की रफ्तार कम करना भी एक चुनौती थी। इसके लिए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को 125.25 किलोमीटर की ऑर्बिट में रखा गया था। इसके बाद इसे डी ऑर्बिट किया गया। इसके बाद जब उसे चांद की सतह की ओर भेजा गया, तब उसकी रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा थी। इसके बाद कुछ ही मिनटों में जब उसे चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंड किया, तो उसकी गति बेहद कम कर दी गई। ऐसा करने में विक्रम लैंडर पर लगे 4 इंजनों का सहारा लिया गया। इसके बाद 2 इंजनों की मदद से
विक्रम को चांद की सतह पर उतार दिया गया था। यही नहीं, चंद्रमा पर सफलता के तुरंत बाद इसरो ने एक पखवाड़े से भी कम समय में भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला आदित्य L1 को लॉन्च किया। आदित्य L1 मिशन को भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने इसी साल 2 सितंबर को लॉन्च किया था। इसका टारगेट धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 है। इसी पॉइंट से आदित्य L1 सूर्य की स्टडी कर रहा है। इसरो का यह मिशन करीब 4 महीने में पूरा होना है। यह मिशन सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करके सूर्य के बारे में हमारी समझ को गहरा करने के लिए है। बहरहाल देखा जाए तो कई उपलब्धियों से भरा यह साल रहा। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे इसी साल देश की नई संसद का आगाज हुआ, कैसे वो अपने नए आयाम गढ़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर कैसे राम मंदिर का निर्माण इसी साल पूरा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। भारत के लिए साल 2023 कई बड़ी सफलताओं वाला साल रहा। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस तरीके से चंद्रयान 3 मिशन की सफलता मिली, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, 2023 ने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में बनी, हिंदुस्तान के द्वारा बनी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग भी दी। वहीं जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान सदियों से कर रहा था कि राम लल्ला विराजमान होंगे, वो काम भी लगभग पूरा हो चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीर है नए भारत की, ये तस्वीर है श्रेष्ठ भारत की, ये तस्वीर है उस नए भवन की जो आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बना था। 28 मई 2023 को साधु संतों और मंत्रोच्चार के बीच जब देश की नई इमारत में नई इबारत गढ़ी गई, तो ये मौका दर्ज हो गया इतिहास के पन्नों में। पारंपरिक वेशभूषा धोती कुर्ते में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और मोदी ने संसद में सावरकर के चित्र पर भी फूल चढ़ाए। इसके बाद पीएम मोदी फिर हवन पूजन में बैठे। पूजा के बाद पीएम मोदी ने सेंगोल को साष्टांग प्रणाम किया। फिर तमिलनाडु से आए संतों ने इसे मोदी को सौंपा। इसके बाद पीएम ने सेंगोल को सदन में स्पीकर की कुर्सी के बगल में स्थापित किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। सांसदों ने संसद में करतल ध्वनि से पीएम मोदी का स्वागत किया। चारों तरफ भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे गूंज रहे थे। तमाम सांसदों और मुख्यमंत्रियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। तालियों की गड़गड़ाहट कम होते नहीं दिख रही थी। इनॉग्रेशन प्रोग्राम के दूसरे सेशन में सदन में सांसद और अतिथि मौजूद थे। इन्हें सेंगोल पर बनी फिल्म दिखाई गई और पीएम ने 75 रुपए का सिक्का जारी किया। इस मौके पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सेंगोल को सभापति की चेयर के पास स्थापित कर पीएम मोदी ने देश की सांस्कृतिक परंपरा को न सिर्फ दोहराया है बल्कि उसको एक नया आयाम भी दिया है। हमारे इतिहास की एक महत्वपूर्ण धरोहर सेंगोल को अध्यक्ष पीठ के समीप स्थापित कर माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मान एवं न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष शासन के प्रति अपने संकल्प को दोहराया है। ये नवनिर्मित भवन हमारी समृद्ध संस्कृति, प्राचीन विरासत एवं आधुनिक आकांक्षाओं का अद्भुत संगम है। नए भवन में
माननीय सदस्यगण नई तकनीकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपनी कार्यकुशलता को बढ़ा पाएंगे। इसके बाद मोदी की स्पीच हुई। पीएम ने कहा, नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इसमें वास्तु, विरासत, कला, कौशल, संस्कृति और संविधान भी है। लोकसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। संसद के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। उन्होंने कहा, यह नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने को साकार करने का साधन बनेगा। यह नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है। इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और संविधान के स्वर भी है। राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। एक तरह से इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के दर्शन। सेंगोल को लेकर छिड़े बयानों के बीच प्रधानमंत्री ने इसका महत्व बताया। मोदी ने कहा, महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता था। ये सौभाग्य है कि पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके हैं। संसद की इस नई इमारत में पवित्र सेंगोल की भी स्थापना हुई है। महान चोल साम्राज्य में सेंगोल को कर्तव्य पथ का, सेवा पथ का, राष्ट्र पथ का प्रतीक माना जाता है। राजा जी और आदीनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पवित्र सेंगोल को हम उसकी गरिमा लौटा सके। नई संसद की खासियत की बात करें तो अभी लोकसभा में 590 लोगों की सिटिंग कैपेसिटी है। नई लोकसभा में 888 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम है। अभी राज्यसभा में 280 की सिटिंग कैपेसिटी है। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं और विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। लोकसभा में ही 1272 से ज्यादा सांसद साथ बैठ सकते हैं। संसद के हर अहम कामकाज के लिए अलग अलग ऑफिस हैं। ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिए भी हाईटेक ऑफिस की सुविधा है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। कमेटी मीटिंग के अलग अलग कमरों में हाईटेक इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए लाउंज और वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था है। नए संसद भवन में देश के हर क्षेत्र की झलक देखने को मिलती है। इसकी फ्लोरिंग त्रिपुरा के बांस से की गई है। कालीन मिर्जापुर का है। लाल सफेद सैंडस्टोन राजस्थान के सरमथुरा का है। वहीं निर्माण के लिए रेत हरियाणा के चरखी दादरी से और भवन के लिए सागौन की लकड़ी नागपुर से मंगाई गई है। भवन के लिए केसर या हरा पत्थर उदयपुर, लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा और सफेद संगमरमर राजस्थान के अंबाजी से मंगवाया गया है। लोकसभा और राज्यसभा की फॉल्स सीलिंग में लगाई गई स्टील की संरचना
दमन दीव से मंगाई गई है। प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ के लिए सामग्री महाराष्ट्र के औरंगाबाद और राजस्थान के जयपुर से मंगवाई गई। पत्थर की नक्काशी का काम आबू रोड और उदयपुर के मूर्तिकारों ने किया है, तो वहीं पत्थर राजस्थान के कोटपुतली से लाए गए। जिस तरह से संसद भवन का उद्घाटन और उसका निर्माण लोगों के जहन में उतर चुका है, ठीक उसी तरह अब राम मंदिर भवन भी किसी ऐतिहासिक इमारत से कम नहीं है। 2023 में राम मंदिर के निर्माण का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि इस साल मंदिर के निर्माण में लगने वाली ऐतिहासिक चीजों ने काफी चर्चाएं बटोरी हैं। फिर चाहे वो रामलला की मूर्ति के लिए नेपाल देश के काली गंडकी नदी के तट से आए शालिग्राम पत्थर की बात हो या फिर भरतपुर के पिंक स्टोन की बात। वैसे देखा जाए तो राम मंदिर का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है कि इस साल के अंत तक मंदिर का प्रथम तल बनकर तैयार हो जाएगा और 2024 की जनवरी 22 को रामलला को मंदिर के गर्भगृह में विराजमान किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की ओर से प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं। प्रधानमंत्री जी को एक निवेदन का पत्र हमने भेज दिया। ये लिखा है कि आप आएंगे तो दुनिया में हिंदुस्तान का कैसे सम्मान बढ़ेगा। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से थोड़ा समय निकाल लीजिए। वो तारीख क्या होगी जिस तारीख में आपने ये तो वही बताए। पत्र में जो निवेदन है वो तारीख को लेकर किस तरह से निवेदन, जो मैं आपको बोलता हूँ 15 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के मध्य कभी। इस दिन को यादगार बनाने के लिए अयोध्या के हर हिस्से को सजाया जा रहा है। शहर की मुख्य सड़क को सूर्य थीम वाले स्तंभों से सजाया जा रहा है। यहाँ पर 30 फुट ऊंचे प्रत्येक स्तंभ में एक खूबसूरत गोलाकार आकृति बनी है, जो रात में लाइट जलने पर सूर्य की तरह चमकने लगता है। मंदिर परिसर में चारों वेदों की सभी शाखाओं का पारायण और यज्ञ लगातार चल रहा है। यह अनुष्ठान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तक लगातार चलता रहेगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर पर निर्माण का कार्य चल रहा है। चंपत राय ने बताया 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। यह बहुत ही दक्षिण हिस्से से काफी सकरा है। सवाल होगा कि इसके बाद भी मंदिर इतने सकरे में क्यों बन रहा है, तो बता दूं कि 70 साल से जो मामला कोर्ट में है वो इसी जमीन को लेकर था। ये नॉर्थ है तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए। यहाँ कितना वाइड है, यहाँ कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया यहाँ क्यों नहीं, तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए नहीं छोड़ सकते थे। वहां कुछ भी आपको देखकर आप बार बार पूछेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा। उन्होंने बताया कि अगले 7-8 महीनों में 7 मंदिर और बनेंगे, जिनमें महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, निषादराज, शबरी और अहिल्या का मंदिर भी शामिल है। इसके अलावा परिसर में जटायु स्थापित कर दिए गए हैं। 22 जनवरी को होने वाले उद्घाटन के लिए देश के जाने माने 8000 से अधिक लोगों को न्योता भेजा गया है, जिसमें खेल, फिल्म, उद्योग, राजनीति एवं लेखक जैसे तमाम क्षेत्रों से लोग जुड़े हुए हैं। इस समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, आरएसएस चीफ मोहन भागवत के अलावा कई साधु संतों को भी न्योता दिया गया है। वहीं क्रिकेट, फिल्मी दुनिया की बड़ी हस्तियां मौजूद रहने वाली हैं।
बहरहाल अब इस समारोह को भव्य बनाने की पूरी तैयारियां की जा रही हैं और मंदिर के साथ ही पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इससे पहले अयोध्या नगरी और नगर वासियों को इतनी प्रसन्नता तब हुई होगी जब प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे थे। लेकिन इस बार का वनवास तो 14 नहीं बल्कि लगभग 500 वर्षों का है। ऐसे में जाहिर है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।